हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे इन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं फार्मा इंडस्ट्री के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि फार्मा इंडस्ट्री में अगर आप R&D डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड इंटरव्यूज में आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे जो कि आपको पता होने चाहिए और फार्मा इंडस्ट्रीज के इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इन क्वेश्चंस के बारे में हम जानेंगे और इनके क्या जवाब होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू पूछा सकता है, क्वेश्चन ये होगा कि R&D डिपार्टमेंट का रोल क्या होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। R&D डिपार्टमेंट का रोल बताइए। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का प्राइमरी वर्क क्या होता है, इसके बारे में बताइए। या ये भी पूछा सकता है कि नॉर्मल शब्दों में कि R&D डिपार्टमेंट की क्या वर्किंग होती है, इसके बारे में बताइए। तो इसका केवल एक ही जवाब आपको देना है कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, इनका बेसिक काम होता है नई ड्रग की डिस्कवरी। इनका बेसिक काम तो यही होता है। साथ ही साथ जो अभी फॉर्मुलेशन एग्जिस्टिंग है उनके और इम्प्रूवमेंट करना, उनके अंदर और अच्छाई लाना, उनके अंदर सुधार करना, ये काम भी R&D डिपार्टमेंट करता है। साथ ही साथ नए या इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स के ऊपर काम करना, उनको डेवलप करना। तो बेसिकली ये तीन काम जो होते हैं इनके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम करता है। पहला काम जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट होता है वो तो होता है नई ड्रग की डिस्कवरी। साथ ही साथ जो अभी एग्जिस्टिंग फॉर्मुलेशन है उनमें सुधार करना, उनमें नया डेवलपमेंट करना और नए ट्रीटमेंट्स के ऊपर, इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स के ऊपर काम करना, उनको डेवलप करना। जब वो इन तीनों फील्ड के अंदर वो काम करते हैं तो यहाँ पर वो डिफरेंट फेजेस में काम करते हैं, जिसके अंतर्गत वो ड्रग डिस्कवरी। जब यहाँ पर हम बात करते हैं एग्जाम्पल है ड्रग डिस्कवरी, तो ड्रग डिस्कवरी के अंदर क्या क्या काम होते हैं, प्री क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च। और साथ ही साथ जब वो प्री क्लिनिकल रिसर्च कर रहे हैं, क्लिनिकल रिसर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनको रेगुलेटरी कंप्लायंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। मतलब जो भी रिसर्च वो करेंगे वो अकॉर्डिंग टू CGMP रेगुलेटरी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही करना होता है। मतलब उनको प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंटेशन भी साथ ही साथ करना होता है। तो जो गाइडलाइंस के अंदर बोला गया है, जो प्रोटोकॉल्स उनको दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी बॉडीज, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, उनको ध्यान में रखते हुए उन्हीं के हिसाब से ही उनको पूरा रिसर्च वर्क करना हो। अब देखिए यहाँ पर आपने इंटरव्यू में ये तो बोल दिया कि R&D का जो बेसिक काम होता है वो होता है नई ड्रग की डिस्कवरी करना। अब इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चलिए अब ये बताइए कि ड्रग की डिस्कवरी क्या होती है या ड्रग की डिस्कवरी के कौन कौन से फेजेस होते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए कि बेटा अगर आपको ड्रग डिस्कवरी करनी होगी तो आपको क्या क्या करना होगा। तो इसका जवाब आपको ये देना है। तो देखिए यहाँ पर जब भी हमको कोई नई ड्रग की डिस्कवरी करनी है तो या हमको कोई भी पोटेंशियल न्यू ड्रग का डेवलपमेंट करना है तो हमको कुछ पॉइंट्स को देखना होता है। मतलब डिफरेंट स्टेप्स के तो हमको एक नई ड्रग की डिस्कवरी करनी होती है। तो उसमें सबसे पहली स्टेप जो होती है उसमें होती है सबसे पहले हाई थ्रू आउट स्क्रीनिंग। जी हाँ, सबसे पहले हमको ड्रग्स की स्क्रीनिंग करनी होती है। उसके अलावा कंप्यूटेशनल ड्रग डिजाइन, और साथ ही साथ हम जिस भी डिजीज के अगेंस्ट अपनी ड्रग को डेवलप कर रहे हैं उस डिजीज के पूरी की तरीके से उस डिजीज के मैकेनिज्म को समझना होता है कि वो डिजीज कैसे होती है, उसकी प्रोसेस क्या होती है और वो बॉडी पे कैसे रिएक्ट करती है। उस पूरे उसके लाइफ साइकिल को हमको समझना होता है कि वो एग्जाम्पल की अगर किसी वायरस के थ्रू हो रही है, किसी बैक्टीरिया के थ्रू हो रही है तो उसको पूरा समझना होता है, उसकी पूरी स्क्रीनिंग करनी होती है और उन सभी को ध्यान में रखते हुए फिर हम एक नई ड्रग को डेवलप करते हैं। इसके अंदर कई चीजें इन्वॉल्व होती है, जैसे सबसे पहले टारगेट आइडेंटिफिकेशन के हमको किस टारगेट के लिए, मतलब हम किस टारगेट की अपनी ड्रग को डेवलप कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसा कौन सा कंपाउंड होगा जो इस पर्टिकुलर ड्रग के डेवलपमेंट में यूज होगा, मतलब API, कौन सा API हम यूज करेंगे, मतलब लीड कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन हमको यहाँ पर करना होता है। और साथ ही साथ उसको ऑप्टिमाइजेशन करना होता है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मतलब हम जो भी ड्रग डेवलप कर रहे हैं उसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट डोजेस फॉर्म हम डेवलप करें, बेस्ट डोज डेवलप करें जो कि काफ़ी इफेक्टिव हो, सेफ हो और अच्छे से अच्छा असर दिखाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पर मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको ड्रग डिस्कवरी के बारे में बताया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने उन सारे पॉइंट्स को रखा है जो कि ड्रग डिस्कवरी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, क्योंकि अब बात हो रही है ड्रग डिस्कवरी की, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्री क्लिनिकल रिसर्च क्या होता है। तो प्री क्लिनिकल रिसर्च के बारे में बताइए। तो इसका जवाब आपको ये देना है। प्री क्लिनिकल रिसर्च का मतलब ये होता है कि जो भी ड्रग आप डेवलप कर रहे हो, जो भी नई ड्रग आप डेवलप कर रहे हो, वो उसकी टेस्टिंग या हम कह सकते हैं कि उस ड्रग की इफिकेसी और सेफ्टी को चेक करने के लिए हम लेबोरेटरीज के अंदर डिफरेंट एनिमल मॉडल्स के बेसिस पे हम ड्रग को टेस्ट करते हैं। या आप सीधे साधे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि ड्रग की टेस्टिंग एनिमल्स पे करना, जिससे कि हम ड्रग की इफिकेसी और सेफ्टी का पता लगाए। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, प्री क्लिनिकल स्टडीज। और देखिए यहाँ पर जब हम एनिमल्स के ऊपर स्टडी करते हैं तो इसमें जो भी हमको रिजल्ट मिल रहा है, एनिमल्स में जब हमने ड्रग की टेस्टिंग करी और इससे हमको जो भी डाटा
तो इन डाटा को जब हम फाइनलाइज करते हैं तो उसके बेसिस पे हम ड्रग का सेफ डोज डिसाइड करते हैं, इसकी इफेक्टिवनेस का हमको पता चलता है, उसके साइड इफेक्ट का हमको पता चलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बोला है एप्रोप्रिएट डोज, कि कौन सा ऐसा डोज होगा जो कि काफी सेफ होगा, इफेक्टिव होगा, और उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम क्लिनिकल ट्रायल्स की इजाज़त जो है वो हायर अथॉरिटी से मांगते हैं। इजाज़त मतलब परमिशन मांगते हैं कि अब हम हमारी ड्रग जो है वो पूरा डाटा हमको पता चल चुका है, उसका डोज हमको पता चल चुका है, उसके सेम डोज हमको पता चल रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट के बारे में हमको पता चल गया है, तो अब हम इस ड्रग की जो टेस्टिंग है वो ह्यूमंस इंसानों के ऊपर करना चाहते हैं। और इंसानों के ऊपर जब हम ड्रग की टेस्टिंग करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, क्लिनिकल ट्रायल्स बोला जाता है। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स जो कि एनिमल्स के ऊपर होते हैं, उनके रिजल्ट्स के बेसिस पे हम क्लिनिकल ट्रायल्स की परमिशन मांगते हैं हायर अथॉरिटी से, और ये क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म किए जाते हैं ह्यूमंस के ऊपर, इंसानों के ऊपर। अगला क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू पूछा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए, हो सकता है ये इंटरव्यू का सबसे पहला क्वेश्चन हो। क्वेश्चन है कि क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स की डिफरेंट फेजेस के बारे में बताइए। काफी बेसिक क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं आपको काफी बेसिक दूंगा, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर पहले से ही मेरे काफी सेपरेट वीडियो आ चुके हैं। अगर आप क्लिनिकल ट्रायल्स को काफी डीपली जानना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं केवल आपको क्लिनिकल ट्रायल्स की बेसिक जानकारी दूंगा और आप चाहे तो इंटरव्यू में भी ये चीज इन्फॉर्मेशन उनको साझा कर सकते हैं। देखिए, क्लिनिकल ट्रायल्स का मतलब होता है नई ड्रग की टेस्टिंग ह्यूमंस के ऊपर, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अब बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल्स जो होता है वो 4 डिफरेंट फेजेस में होता है, और जैसे फेजेस बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे ह्यूमंस की संख्या में बढ़ती जाती है। नीचे पे आपको मेंशन भी कर दूंगा कि किस फेज के अंदर कितने ह्यूमंस इंसानों का हम लोग यूज़ करते हैं। तो पहली फेज जो होती है फेज 1, वहाँ पर हम मिनिमम या मैक्सिमम 50 लोगों को यूज़ करते हैं। जी हाँ, 50 ह्यूमंस होते हैं। फर्स्ट फेज होती है, इसके अंदर हम ड्रग की सेफ्टी को चेक करते हैं, उसका जो हम एप्रोप्रिएट डोज इंसानों के ऊपर दे रहे हैं उसको चेक करते हैं, और साथ ही साथ ड्रग की किसी तरह के साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है इसको चेक करते हैं। मतलब बिल्कुल बेसिक जानकारी हमको चाहिए कि प्री क्लिनिकल स्टडी के थ्रू जो हमने ड्रग का डोज डिसाइड किया है कि ये काफ़ी इफेक्टिव डोज है, वो सेफ डोज है, ये इंसानों के ऊपर भी अपनी सेफ्टी और इफिकेसी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसी तरीके के साइड इफेक्ट तो शो नहीं कर रहा है। ये सारी जानकारियाँ हमको फेज 1 के रिजल्ट्स के थ्रू पता चलती है। अब हम बात करते हैं फेज 2 की। यहाँ पर भी हम बेसिकली फेज 1 के जो रिजल्ट्स है उसी को हम लार्जर ग्रुप्स के अंदर चेक करते हैं। यहाँ पर 50 के बाद अब लोगों की संख्या बढ़ के हो जाती है 300। जी हाँ, मैक्सिमम यहाँ पर हम इंसानों को यूज करते हैं 300। यहाँ पर भी हम एक लार्ज स्केल पर, क्योंकि अब पहले 50 लोगों के ऊपर हमने चेक कर लिया, अब हमने 300 लोगों को लिया है, तो यहाँ पर भी हम ड्रग की सेफ्टी, उसकी इफिकेसी और उसके साइड इफेक्ट को देखते हैं। साथ ही साथ उस पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर ड्रग का क्या एक्शन हो रहा है उसको भी हम मॉनिटर करते हैं। देखिए, यहाँ पर अब हम फेज 2 हमारा जब कंप्लीट हो जाता है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम फेज 3 की तरफ। यहाँ पर अब हम 300 से 1000, जी हाँ 1000 लोगों को जो है वो इस फेज के अंदर हम लेते हैं, और 1000 एनिमल्स के ऊपर, इंसानों के ऊपर इस ड्रग की टेस्टिंग होती है। यहाँ पर बेसिकली ड्रग की इफिकेसी, उसके साइड इफेक्ट्स, क्योंकि अब हम लार्ज लोग हो गए, 1000 लोग हो गए, तो अब हम यहाँ पर बेसिकली ड्रग के इफेक्ट को चेक करेंगे कि ड्रग जो है वो लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर क्या इफेक्ट दिखा रही है। डिफरेंट डाटाज के थ्रू उनको पता चलता है कि बच्चों के ऊपर ड्रग कैसे इफेक्ट कर रही है, बड़े लोग जो बच्चे हैं या 60 साल के ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनके ऊपर ड्रग कैसे इफेक्ट कर रही है, जो जवान हैं 20 से 50 साल के बीच में हैं, 30 साल के हैं, वुमेंस के ऊपर ड्रग कैसे इफेक्ट कर रही है, प्रेग्नेंट वुमेंस के ऊपर ड्रग कैसे इफेक्ट कर रही है। ये सारे रिजल्ट हमको कहाँ मिलते हैं, फेज 3 के अंदर मिलते हैं। साथ ही साथ अगर मार्केट में उसी डिजीज से रिलेटेड कोई अभी मार्केट के अंदर कोई ड्रग अवेलेबल हो या कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल हो, तो उसके साथ हमारी नई ड्रग का कंपेयर भी करते हैं कि जो नई ड्रग हम फेज 3 के अंदर चेक कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स उस ड्रग से कितने ज़्यादा बेहतर है जो मार्केट में पहले से ही अवेलेबल है। जी हाँ, अगर एग्जाम्पल की है, मान लो कि मार्केट में भी पहले से कोई ड्रग है और उसके रिजल्ट हमारी ड्रग से भी अच्छे हैं, मतलब हमारी जो नई ड्रग है बट उसके रिजल्ट मार्केट में पहले से अवेलेबल ड्रग से काफ़ी खराब आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है, हो सकता है वो ड्रग को बनाने का आइडिया वहीं पे कैंसिल करना है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ड्रग के जो रिजल्ट है वो मार्केट में पहले से ही मौजूद ड्रग या ट्रीटमेंट से बेहतर नहीं है। तो सीधी सी बात ये है कि रिजल्ट जब तक बेहतर नहीं आएंगे मार्केट में जो पहले से अवेलेबल है, तब तक ड्रग फेज 4 की तरफ नहीं जाएगी और ना ही बनेगी और ना ही सेल होगी। तो फेज 3 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि जब सारे रिजल्ट हमारे पास आ जाते हैं फेज 3 के, क्योंकि एक बार ड्रग फेज 3 पास हो गई तो उसके बाद ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है और वो मार्केट में चली जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि फेज 3 के रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाए उन ड्रग्स के साथ में जो मार्केट में पहले से अवेलेबल है, और उनके रिजल्ट्स के बेसिस पे ही फिर ड्रग को बनाया जाएगा और उसको फिर सेल किया जाएगा। अब देखिए, फेज 4 जो होता है बेसिकली ये मार्केटेड रिसर्च भी इसको आप कह सकते हैं कि जब ड्रग बन के तैयार हो जाती है, मार्केट में चली जाती है, और फेज 4 कभी खत्म ही नहीं होता है, ये 2 साल 3 साल तक चलता रहता है और ड्रग मार्केट में जाती है, पेशेंट्स उनको लेते हैं, और अब ये चेक किया जाता है कि ड्रग मार्केट में कैसे परफॉर्म कर रही है। पेशेंट अगर ड्रग को ले रहे हैं
तो उनके ऊपर ड्रग किस तरीके का इफेक्ट कर रही है, किस तरीके के एडवर्स इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, और उसको ही चेक किया जाता है। उसी के डाटा जो है वो कंपनी तक पहुंचाए जाते हैं, और ये होता है आपका फेज 4। और देखिए फेज 4 के अंदर भी कई बार ड्रग के अंदर सुधार किया गया है, कई बार ड्रग से काफ़ी खतरनाक एडवर्स इफेक्ट शो किए हैं, और उनके बेसिस पे भी ड्रग को कई बार मार्केट से वापस बुलाया भी गया है। कई बार ड्रग के डोजेस को चेंज भी किया गया है, क्योंकि कई बार ड्रग जब मार्केट में जाती है तो उनके डोजेस के बेसिस पे कई बार एडवर्स और साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि ड्रग में कई चेंजेस किए, उनके फॉर्मुलेशन के अंदर चेंजेस किए हैं, उनकी जो पैकेजिंग होती है उसके अंदर भी कई बार चेंजेस किए हैं। और ये कब होता है, जब ड्रग मार्केट के अंदर जाती है, पेशेंट्स उसको लेना स्टार्ट करते हैं, और फिर कई बार ड्रग के साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट की बेसिस पे ड्रग में इन चेंजेस को किया जाता है। इंटरव्यू में आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि जब R&D डिपार्टमेंट काम करता है तो किस तरीके के रेगुलेटरी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। तो इसका जवाब आपको ये देना है कि R&D डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, चाहे वो USFDA हो, AMA हो या सिंडिस्को हो, इन सभी को फॉलो किया जाता है। साथ ही साथ जो हमारा R&D डिपार्टमेंट होता है वो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस और गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस को फॉलो करता है, उन्हीं के हिसाब से इन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करता है। साथ ही साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए जाते हैं फॉर रेगुलेटरी बॉडीज, क्योंकि जितने भी R&D वर्क करेगा, चाहे वो प्री क्लिनिकल रिसर्च कर रहा हो, क्लिनिकल रिसर्च कर रहा हो, तो उनको अप्रूवल प्रोसेस के लिए उनको अपने डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जो भी उनके रिजल्ट्स होते हैं, जो भी उनको डाटा मिलते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स के वे में वो रेगुलेटरी बॉडीज को सबमिट करने होते हैं। तो ये किसके अकॉर्डिंग किए जाते हैं, उनके द्वारा GLP गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस और गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस को फॉलो करते ही वो डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करते हैं। और रेगुलेटरी गाइडलाइन, क्योंकि अगर आपको USFDA को डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन अकॉर्डिंग टू USFDA बनाने होंगे। अगर आपको MHRA को सबमिट करने हैं, EMA को करने हैं, तो रेगुलेटरी बॉडीज के हिसाब से ही आपको डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं। और ये सारे काम जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा किए जाते हैं। फिर जिस तरीके से उसके अंदर प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं रेगुलेटरी बॉडीज़ के अंदर, जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि इस तरीके से आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट सीखना है, उस हिसाब से ही आपको इस काम करना होगा, उस हिसाब से डॉक्यूमेंट को डेवलप करके इनको सबमिट करना होगा, तब जाके आपको उनके थ्रू अप्रूवल मिल पाएगा। अगला क्वेश्चन कोलैबोरेशन से रिलेटेड है कि अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो R&D डिपार्टमेंट है वो अगर कोलैबोरेटिव काम करता है कि नहीं करता, और अगर करता है तो उसको क्या फ़ायदा होता है, इसके बारे में ज़रा बताइए। तो इसका आंसर आपको ये देना है। देखिए, जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मतलब काम करता है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, ये बहुत ही क्रूशियल होता है कि वो साथ में मिलकर काम करें और कोलैबोरेशन से काम करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अकेले कई बार काम नहीं किया जा सकता है। कई बार इन्फॉर्मेशन के लिए उनको दूसरों से मदद मांगनी होती है, और इस कोलैबोरेशन के थ्रू वो अपने टारगेट तक पहुंच पाते हैं। ये कोलैबोरेशन किनके बीच में होता है, इसमें एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, जैसे कई कॉलेजेस या कई यूनिवर्सिटीज़ जो है वो R&D डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करती हैं। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे ड्रग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन खासकर, क्योंकि अगर आपको कोई भी ड्रग डेवलप करनी है तो ड्रग डेवलप करने से पहले मैंने आपको बताया भी था कि डिजीज़ के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलनी चाहिए कि ये बीमारी कैसी है, इसका नेचर कैसा है, अलग अलग पेशेंट्स के ऊपर ये किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कौन देगा, डॉक्टर्स देंगे, हेल्थ केयर प्रोफेशनल देंगे। इसीलिए R&D जो कि इंडस्ट्री के अंदर काम करती है, उनमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ ही साथ रेगुलेटरी बॉडीज और फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जो अदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, वो भी अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो दूसरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को शेयर करती हैं। यहाँ तक नहीं, कई बार कई फार्मा इंडस्ट्रीज किसी नए ड्रग को डेवलप करने के लिए अपने नॉलेज के साथ में रिसोर्स भी प्रोवाइड कराती हैं, और साथ ही साथ अपनी एक्सपर्टीज़ भी प्रोवाइड कराती हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नॉलेज से काम चल जाएगा। कई बार आपको रिसोर्स का मतलब है, कई बार वो अपनी लेबोरेटरीज भी देती हैं कि आप आके यहाँ पर काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हो सकता है कि आप काम करना चाहते हैं आपकी इंडस्ट्री के अंदर, बट वहाँ पर वो फैसिलिटी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप दूसरी इंडस्ट्री से पूछ सकते हैं कि सर आप प्लीज़, आपके पास वो रिसोर्सेज हैं, वो लेबोरेटरीज हैं, आप उनको प्रोवाइड कराइए तो हम ये काम कर सकते हैं। तो एक कोलैबोरेटिव काम होगा और दोनों इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हो सकता है। इसीलिए कई बार इंडस्ट्रीज़ जो होती है वो कोलैबोरेशंस के अपने रिसोर्स, अपने नॉलेज, अपने एक्सपर्टीज़ को साझा करती हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि R&D खासकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर कोलैबोरेटिव काम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके काम को बहुत सिंपल भी कर देता है और आपका टाइम भी काफ़ी बच जाता है। अगर आप अकेले इसमें बिल्डर रहोगे तो हो सकता है कि वो रिसर्च में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगे और इतना टाइम लग जाए कि आप उसको कंप्लीट ही ना कर पाओ। और जब आप कोलैबोरेशन से काम करते हो, साथ में मिल के काम करते हो, तो ये काम काफ़ी जल्दी भी हो जाता है और काफ़ी ईजिली भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग अपने रिसोर्स, अपने नॉलेज और अपने एक्सपर्टीज़ को शेयर करते हैं।